नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा। फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर है, प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान पर लग सकता है ब्रेक। आज सुबह तक प्रदेश में बची सिर्फ 5,55,882 वैक्सीन और इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रदेश में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, वैक्सीनेशन जो अभियान है, उस पर हो सकता है कि ब्रेक लगे। आज सुबह तक प्रदेश में सिर्फ 5,55,882 वैक्सीन बची और प्रदेश में औसतन हर दिन 5 लाख लाभार्थियों को लग रही है वैक्सीन और ऐसे में आज लगभग खत्म हो जाएगी प्रदेश में वैक्सीन और कल से प्रदेश में 90% से अधिक सेंटर पर नहीं लग पाएगी वैक्सीन। ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। अब तक प्रदेश में 1,51,05,680 वैक्सीन पहुंची, जिसमें से लगातार 95,000 जो तमाम आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई गई है, लाख में हालांकि संख्या है और इसके बाद ही लगातार ये भी कहा जा रहा है कि 95 लाख की आंकड़ा है। उसके बाद 76,729 ये आंकड़ा है जिनको अभी तक वैक्सीन की डोज लगाई गई है। और लगातार अगर वैक्सीन की कमी इस तरीके से होगी तो फिर राजनीति भी लगातार बढ़ रही है। साफ तौर से राजस्थान की सरकार ने कहा है कि केंद्र की सरकार वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करवा रही है, जो कि दुखद खबर है। कल से प्रदेश में 90% से अधिक सेंटर बताए जा रहे हैं जहां पर वैक्सीन नहीं लग पाएगी और साथ ही आज लगभग ये खबर है कि प्रदेश में वैक्सीन हो सकती है कि खत्म हो जाए। प्रदेश में औसतन हर दिन 5 लाख लाभार्थियों को वैक्सीन लग रही है और साथ ही अभी तक 5,55,882 वैक्सीन की जो डोज है वो अब बची हुई है आज सुबह तक। और इसके बाद अब किस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हालांकि लगातार ये आरोप राज्य की सरकार की तरफ से लगाया गया कि केंद्र की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जो कांग्रेस शासित राज्य है उनके साथ ही भेदभाव किया जा रहा है। जहां पर बीजेपी शासन कर रही है वहां पर लगातार वैक्सीन पहुंच भी रही है। ये साफ तौर से कहा भी गया। खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को भी आपने सुना कि वैक्सीन की उपलब्धता लगातार कम हो रही है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को जरूरत है कि वैक्सीन उपलब्ध करवाएं, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं पहुंचेगी तो कल से संकट पैदा हो सकता है। जयपुर में कोरोना अपडेट आपको बताते हैं। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है, 657 पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए हैं। जयपुर में कोरोना का अपडेट लगातार प्रदेश भर में जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा डरावने आंकड़े राजधानी जयपुर से हैं। पिछले 24 घंटे में 657 पॉजिटिव केस हैं और ये लगातार जो आंकड़े हैं हर गुजरते दिन के साथ वो डरावने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिले ऐसे हैं जहां से लगातार केस बढ़ रहे हैं, वो जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो या फिर बीकानेर से भी लगातार खबर है कोविड के केसेस बढ़ने की। जयपुर में 24 घंटे का ये आंकड़ा आपके सामने है, 657 केस निकले हैं और लगातार युद्ध स्तर पर जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो भी चल रही है। वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है। अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी इस पर भी लगातार जोर है। मजदूर फिर मजबूर, विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर शुरू हो गया है। जो 1 साल पहले तस्वीरें सामने आई थी कोविड के शुरुआती दौर में, एक बार फिर से वही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अलग अलग राज्य ऐसे हैं जहां से प्रवासी मजदूरों के पलायन की खबरें फिर से आनी शुरू हो गई हैं। वो दिल्ली हो, राष्ट्रीय राजधानी या फिर महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां से ट्रेनें फुल आ रही हैं। कई राज्यों के प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं अपने होम टाउन और ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं है। स्थिति नकारने का प्रयास लगातार और रेलवे अधिकारी ये कहते हैं कि ये समर रश है, पलायन बिल्कुल भी नहीं है। लॉकडाउन की खबरों के कारण मजदूरों का पलायन शुरू हुआ है। साथ में गत वर्ष भी अचानक लॉकडाउन लगने से मजदूरों को झेलनी पड़ी थी परेशानियां। इस बार भी बार बार ये खबर है, अफवाहें हालांकि चल भी रही हैं सोशल मीडिया पर कि हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए, इसलिए भी मजदूर जो है, जो प्रवासी मजदूर है, अलग अलग राज्यों में जो काम के सिलसिले में काम के लिए गए हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। पिछले साल भी आपने देखा था अचानक से लॉकडाउन लगने की वजह से बड़ी संख्या में मजदूरों के पलायन की खबरें आई थी और हजारों किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ा था मजदूरों को। तमाम खबरें आई, तमाम सवाल भी खड़े हुए कि आखिर बिना विचार विमर्श के लॉकडाउन क्यों लगा दिया गया। हालांकि इस बार कई राज्य सरकारों ने भी खुलकर ये कह दिया है कि लॉकडाउन की स्थिति अभी फिलहाल नहीं है। महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन खुद सीएम उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। जहां पर भी आवश्यकता है वहां पर वीकेंड का लॉकडाउन लगा दिया गया या फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा कि अभी फिलहाल नाइट कर्फ्यू से काम चल रहा है, अगर जरूरत होगी तो आगे सोचेंगे, विचार किया जाएगा। फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन अलग अलग राज्य ऐसे हैं जहां से प्रवासी मजदूरों के पलायन की खबरें, तस्वीरें फिर से आनी शुरू हो गई हैं। वो दिल्ली की हम बात करें, महाराष्ट्र की हम बात करें, गुजरात समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ट्रेनें फुल हैं। कई राज्यों के प्रवासी मजदूर
होम टाउन अपने लौट रहे हैं। ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं है। स्थिति नकारने की कोशिश लगातार, और रेलवे अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये समर रश है, पलायन नहीं है। अब इसके पीछे कितना सच है, इसको लेकर भी कई सवाल, क्योंकि लॉकडाउन की खबर और उसके बाद मजदूरों का पलायन शुरू हुआ। अलग अलग हिस्से हैं, और जो 1 साल पहले की तस्वीर, वही इन तस्वीरों को देखकर इस बार भी लग रहा है कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पलायन को मजबूर हैं। चुनाव आयोग की सख्ती, नेता और स्टार प्रचारकों के मास्क नहीं पहनने को लेकर चेतावनी दी गई है। चुनाव आयोग की सख्ती दिखाई दे रही है, भले ही देर से ही सही। नेता और स्टार प्रचारकों के मास्क नहीं पहनने को लेकर चेतावनी दी है। कहा कि गाइडलाइंस नहीं मानी तो रैलियों पर बैन लगा देंगे। अब कई राज्यों में चुनाव तो हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है। कहा है कि गाइडलाइंस अगर नहीं मानी तो रैलियों पर बैन लगा देंगे। कोरोना दिशा निर्देशों की करे पालना, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चुनावी बैठकों प्रचार के दरमियान आयोग के निर्देशों को किया जा रहा दरकिनार। ये चुनाव आयोग ने कहा है कि जो तमाम बैठकें हो रही हैं, प्रचार के दरमियान भी अगर हम देखते हैं, रैलियां होती हैं, रोड शोज होते हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उनको दरकिनार किया जाता है, जो निर्देश है उनको साइडलाइन किया जा रहा है। नियमों का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए। साथ ही राजनीतिक प्रत्याशियों के अलावा सभा में आने वाले लोगों के लिए भी कोरोना से खतरा है, और इसलिए नियमों की पालना करने के निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं। अब इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी, आप सुन भी रहे हैं। शुरुआत से ये कहा जा रहा है कि अगर आम लोगों के लिए नियम कायदे हैं तो जो राजनेता हैं, जो चुनावी अभियान में दिखाई दे रहे हैं, चुनावी रैलीज कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, उनके लिए आखिर गाइडलाइंस कहाँ हैं? अब चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी को पालना करनी ही होगी हेल्थ प्रोटोकॉल की। प्रदेश के सभी 7,000 पेट्रोल पंप बंद हैं। वैट कम करने की मांग को लेकर प्रदेश के पेट्रोल पंप बंद हैं। अब प्रदेश के 7,000 पेट्रोल पंप बंद, क्योंकि वैट कम करने की मांग सरकार से लगातार की जा रही है। उसी को लेकर आज एक फैसला भी लिया गया। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने किया था बंद का आह्वान, और आज मध्य रात्रि 12 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। कोरोना संकट के दौर में आमजन को हो रही भारी परेशानी। कई पेट्रोल पंप पर पहुंचे उपभोक्ता लौट रहे निराश। अब नाराजगी है कि आखिर इस तरीके से अगर बंद होगा तो परेशानी तो आम लोगों को होगी। पेट्रोल पंप बंद हैं, 7,000 पेट्रोल पंप जिनको बंद रखने का फैसला किया गया। साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार वैट कम करे। प्रशांत किशोर ने की पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ। अब एक ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें प्रशांत किशोर पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ करते हुए सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख है अमित मालवीय, जिन्होंने ऑडियो जारी किया है। चैट में पीके ने बंगाल में बीजेपी के मजबूत होने की बात कही है। पीके साफ तौर से कहते हुए सुने जा रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी इस बार मजबूत है। उन्होंने कहा कि बंगाल में नरेंद्र मोदी बेहद लोकप्रिय हैं, और लीडर के सर्वे में मोदी और ममता बराबर पर हैं। जो सर्वे उन्होंने किया है, या फिर जो सर्वेस लगातार हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी और ममता बराबर दिखाई दे रहे हैं बंगाल में। हालांकि लीक चैट को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है, उन्होंने इस ऑडियो को लेकर कहा कि खुश है कि बीजेपी के लोग मेरी बात को सीरियसली लेते हैं, और साथ ही जो क्लिप्स वायरल हो रही है वो एडिटेड है, यानी कि एडिट की गई है, और चैट का खास हिस्सा ही किया जा रहा है वायरल। ममता के चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर। अब ये भी आपको याद हो, ममता जो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो ऑडियो में कहते हुए सुने जा रहे हैं कि इस बार बंगाल में मोदी और ममता बराबर पर है, मजबूती के साथ बीजेपी लड़ रही है। अब इसको लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि कुछ खास हिस्सा ही वायरल किया जा रहा है जो कि एडिटेड है, ऐसा कुछ भी उनकी मंशा नहीं है। राहुल गांधी को मिला प्रशांत किशोर का विकल्प। असम में डिजाइन बॉक्स चलाया कांग्रेस का अभियान। अब साथ ही कांग्रेस को असम में विधानसभा चुनाव जीतने की उम्मीद है। इस बार पूरी कोशिश असम में कांग्रेस ने की है कि विधानसभा चुनाव को जीता जाए। और चंडीगढ़ में नरेश अरोड़ा चलाते हैं 10 साल पुरानी संस्था। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का अनुभव उनके पास है। कांग्रेस का डिजिटल अभियान चलाती है डिजाइन बॉक्स। असम के लिए कांग्रेस ने दिए हैं 25 करोड़ रुपए, और साथ ही इस बार पूरी कोशिश वहां पर भूपेश बघेल ने भी की है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी थी। अब इस बार कांग्रेस इसलिए भी आश्वस्त है क्योंकि बीजेपी कमजोर है, ये साफ तौर से कांग्रेस कह रही है। इसका सीधा सा फायदा असम में कांग्रेस को मिलेगा, इसलिए ही कांग्रेस अलग कहीं ना कहीं गदगद है चुनाव को लेकर। आखिर बंगाल में प्रचार से नीतीश ने क्यों बनाई है दूरी, इसको लेकर जो सियासी जानकार हैं वो कई तरह की बातें भी फिलहाल कह रहे हैं कि आखिर बंगाल में नीतीश कुमार ने प्रचार से दूरी क्यों बना ली है, क्योंकि वो तो एनडीए का हिस्सा हैं, जबकि आरजेडी ने तो ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया है। बंगाल में भाजपा को हराने के लिए दीदी का दे रहे साथ।
क्योंकि पश्चिम बंगाल में बिहारी लोगों की संख्या ज्यादा है। फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं जा रहे प्रचार के लिए बंगाल, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अलबत्ता बिहार में भाजपा जदयू की चल रही गठबंधन की सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार वहां पर जाकर प्रचार नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि आरजेडी वहां पर सक्रिय है, ममता के समर्थन में वहां पर लगातार प्रचार भी किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जिनको लेकर तरह तरह की बातें सियासी जानकारों ने कही, वो फिलहाल बिहार में पश्चिम बंगाल में दिखाई नहीं दे रहे। अब की बार बंगाल में महिलाओं के सम्मान को चोट। अब की बार बंगाल में महिलाओं के सम्मान को चोट क्यों पहुंची है, या फिर ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है, समझिए। टीएमसी और भाजपा दोनों की महिला प्रत्याशियों पर हमले हुए हैं। दोनों ही पार्टी के जो महिला प्रत्याशी हैं वो छूटे नहीं हैं, वो टीएमसी हो या फिर भाजपा हो, दोनों ही महिला उम्मीदवार दोनों ही पार्टियों के उन पर हमले हुए। शायद बंगाल में पहली दफा हुई इस तरह की घटना। अब ये कहा जा रहा है कि बंगाल के इतिहास में शायद पहली मर्तबा है जब इस तरह की घटना हुई है। दोनों ही पार्टियों ने हमले के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए। उलुबेरिया सीट से भाजपा उम्मीदवार पापिया अधिकारी पर हमला हुआ। उलुबेरिया सीट से भाजपा उम्मीदवार है पापिया अधिकारी, जिन पर भी हमला हुआ। तो वही टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल खान पर भी हमले की धमकियां उनको मिलती रही, उनको पीटने की धमकी मिलती रही। दोनों ही मसले ऐसे प्रदेश में हुए हैं जहां महिलाओं को सम्मान देने की अपनी संस्कृति पर गर्व किया जाता है। ममता बनर्जी लगातार ये कहती है कि बंगाल में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, और ऐसी घटनाओं ने बंगाल को अपमानित करने का काम किया है। क्या रणनीति के तहत पत्रकारों से दूर है दीदी? है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा जा रहा है कि रणनीति के तहत पत्रकारों से दूरी उन्होंने बनाई है। क्या चुनावी रणनीतिकार पीके की सलाह पर ममता ने बदला स्टैंड? वैसे ममता का हमेशा रहा है पत्रकारों से अच्छा तालमेल। अक्सर हर चुनाव में ममता बनर्जी का अच्छा तालमेल दिखाई देता है पत्रकारों के साथ, जो कि इस बार नहीं है। पत्रकारों को साक्षात्कार देने और बातचीत के लिए उत्सुक रहती है ममता बनर्जी, लेकिन अब की बार चुनाव में शायद ये रणनीति बदली है दीदी ने, क्योंकि ममता ने अभी तक किसी भी न्यूज चैनल को नहीं दिया इंटरव्यू। मीडिया या जनता तक बात पहुंचाने के लिए दीदी अपने प्रवक्ताओं से ही करती है चर्चा, और भाजपा के किसी भी प्रोपेगेंडे से बचने के लिए ममता ने अपनी नई नीति बनाई है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार मीडिया से दूरी की वजह भी यही है। जया बच्चन ने उतारा ममता बनर्जी का पुराना कर्ज। ममता बनर्जी के पक्ष में कोलकाता में किए रोड शोज। जया बच्चन ने ममता बनर्जी का पुराना कर्ज उतारा है। ममता बनर्जी के पक्ष में कोलकाता में रोड शो किया। साथ ही राज्यसभा में पूरा हो रहा था जया बच्चन का कार्यकाल, और सपा जया को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजना चाहती थी, और तब जया बच्चन ने ममता बनर्जी से संपर्क किया था। ममता बनर्जी के कहने पर सपा ने पुनर्विचार किया, और इस तरह फिर से राज्यसभा में पहुंची थी जया बच्चन, और विधानसभा चुनाव के दरमियान मिला कर्ज उतारने का मौका, जो कि किया भी, वहां पर रोड शो किया दीदी के समर्थन में। केरल में शशि थरूर हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार। इसको लेकर भी अटकलें चल रही हैं कि केरल में शशि थरूर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। प्रदेश में थरूर ने ही धुआंधार प्रचार कर पार्टी कैडर में भरा नया जोश, और अब अटकलें, अगर कांग्रेस नीत यूडीएफ सत्ता में आती है तो ये संभव हो पाएगा, क्योंकि थरूर ने ही पूरे प्रदेश में किया पार्टी के लिए प्रचार प्रसार, और प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए थरूर ही हो सकते हैं पहली पसंद। ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए थरूर पहली पसंद हो सकते हैं, और पार्टी अलकमान ने भी केरल में प्रचार की कमान सौंपी थी थरूर को ही, और इस बार अटकलें इस बात को लेकर है कि हो सकता है कि वहां पर अगर वापसी होती है तो थरूर पहली पसंद होंगे। मुसलमानों में स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए संघ के प्रयास लगातार जारी है। मुसलमानों में स्वीकार्यता किस तरीके से बढ़ाई जाए, इसके लिए संघ की कोशिश लगातार जारी है। युद्ध स्तर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इसके लिए आगे आए हैं। नेशनल उर्दू भाषा प्रमोशन काउंसिल के जरिए की जा रही है कोशिश, और इसे दिया गया मुस्तकबिल का भारत नामक पुस्तक का रूप, और साथ ही पुस्तक के विमोचन के लिए एनसीपीयूएल ने तो कर्मचारियों के लिए निकाला था सर्कुलर भी, क्योंकि एनसीपीयूएल शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक विभाग है। इधर आरएसएस मुसलमान समुदाय के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए बेहद उत्सुक है। अब इसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, या फिर इस पर किस तरीके से फोकस होता है आगे, इस पर भी लगातार नजर होगी। भारत की अनुमति के बगैर अमेरिकी जहाज लक्षद्वीप में। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े की तरफ से खुलासा ये हुआ है। युद्धपोत यूएसएस जॉन पॉल जोन्स भारतीय सीमा में अमेरिकी नौसेना का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, और इसके तहत लक्षद्वीप के पश्चिम में किया गया ऑपरेशन। भारत के इकोनॉमिक जोन में अमेरिकी जहाज का प्रवेश, और भारत सरकार ने
डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए एतराज किया है। खबर के बाद तापमान मापने में राजनयिक लगातार जुटे हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय है उत्तराखंड में दावानल। उत्तराखंड के जंगलों में 6 महीने में आग की 989 घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड में लगातार जंगलों में आग की तमाम खबरें आजकल आ रही हैं। 6 महीने में आग की 989 घटनाएं हुई हैं। आग से 1297.43 हेक्टेयर जंगल नष्ट हुए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी लिया था स्वप्रेरित संज्ञान और 2000 से अब तक आग से 48,000 हेक्टेयर जंगल बर्बाद हो गए। और भारत की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के आंकड़े बताते हैं कि 2019 में देश में जंगल में आग लगने की 30,000 घटनाएं सामने आई थी और वन विभाग की आग बुझाने की क्षमता बहुत कमजोर है। नेचुरल इकोसिस्टम के लिए जंगल में आग बड़ी चुनौती है। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय द रॉन्ग कट, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल खत्म करना गलत है। सेंसर बोर्ड के फैसले पर ट्रिब्यूनल में हो सकती थी अपील। अब 4 अप्रैल से ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 लागू और अचानक फिल्म ट्रिब्यूनल खत्म करने का फैसला। अब सेंसर बोर्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान है। लीगल सिस्टम पर और ज्यादा बोझ क्यों बढ़ा रही है सरकार, इसको लेकर भी लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है। फिल्म निर्माता कब तक करते रहेंगे फैसले का इंतजार। अब फिल्म निर्माता तमाम ऐसे हैं जो इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगे उत्तराखंड के 51 मंदिर, ये महत्वपूर्ण खबर है। सरकारी नियंत्रण से जल्द ही मुक्त होंगे उत्तराखंड के 51 मंदिर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने घोषणा की है। विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल की बैठक में घोषणा हुई और अफसरों का नियंत्रण खत्म होगा। पुजारी संभालेंगे मंदिर की कमान। 4 धाम के मंदिर भी इनमें शामिल है। कुंभ नगरी हरिद्वार में शराब की बिक्री को लेकर बड़ा ऐलान भी किया गया। हरिद्वार में चल रही शराब की दुकानों को तुरंत बंद करने का फैसला लिया गया है। नितिन गडकरी के मुरीद बने हेमंत सोरेन। अब यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। नितिन गडकरी के नए मुरीद किस तरीके से बने हैं हेमंत सोरेन। राज्य में सड़क पुल के लिए भेजा 675 करोड़ का प्रस्ताव और गडकरी ने इसके बजाय दिया 5,000 करोड़ का वादा। और झारखंड में अमेरिका यूरोप जैसी सड़कों का आश्वासन भी दिया गया गडकरी की तरफ से। भाजपा विरोधी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब केंद्रीय परिवहन मंत्री की तारीफ करते हुए हेमंत दिखाई दे रहे हैं।